ओके गाइस, आज हम पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में। ये है क्या चीज़? तो यार सिंपल बता देता हूँ कि भाई इसमें तीन चीज़ें आपने देखनी है। बिग ओमेगा, बिग थीटा। ठीक है, स्मॉल और स्मॉल ओमेगा वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ यूज़ ही नहीं होनी उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा, और वो पेपर में पूछी भी नहीं जाती। तो हम उसी में रहेंगे जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ कर लें साथ, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेन फोकस इसी चीज़ पे है। बिग ओ है क्या? इसे अपर बाउंड कहते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो कहते हैं कि मैक्सिमम एक प्रोग्राम रन करने में कितना टाइम लेगा। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बिग ओ। दैट्स कहानी ख़त्म। इंग्लिश डेफिनेशन सिर्फ एग्जाम पेपर में लिखने के लिए है। अगर जो चीज़ समझ नहीं है उसमें सिर्फ यही है कि भाई मैक्सिमम टाइम कितना लगता है किसी चीज़ को करने में। दैट्स ऑल। अच्छा जी, बेगो मेगा क्या चीज़ है? ये लोअर बाउंड है, इसमें लिखा जी मिनिमम टाइम कितना लगेगा इस चीज़ को करने में, कि भाई इतना तो लगेगा ही लगेगा। तो इसको बेस्ट केस टाइम भी कहते हैं, लेकिन ये ना होने के बराबर है। सबसे ज़्यादा हम बिग ओ पे ही फोकस करते हैं। और थीटा क्या चीज़ है जी? टाइट बाउंड। इसका मीन टू से एवरेज टाइम, यानी कि फुल एक्यूरेट, कि भाई इतना टाइम लगेगा, ना इसे 1 मिनट ऊपर ना एक मिनट नीचे। तो ये तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो सिर्फ बिग ओ ही चलता है। तो अब बिग ओ है क्या, फटाफट उस पर चलते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। और फिर हम उस पर ग्राफ के ज़रिए करते हैं। क्योंकि देखें, ग्राफ का एक फ़ायदा ये है कि आपको बुक्स में भी ये मिलेगा, मोस्टली लेक्चर्स में भी ये मिलेगा, यूट्यूब पे गूगल पे भी आप सर्च करेंगे ये मिलेगा, समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैं उसी पे चलता हूँ जो अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी ये बिग ओ, यानी कि बिग ओ है। उसके बाद इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा साफ बनाने की। एक ऐसे होता है और बीच में कुछ फंक्शन ऐसे चलते हैं, और इसको नाम दे देते हैं n का, इसको दे देते हैं टाइम। ये हो जाएगा हमारा gn, और ये हो जाएगा हमारा fn। ठीक है। अच्छा गाइस, अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है? हम वहाँ पे जब भी देखते हैं ना, तो ग्राफिकली कुछ इस तरह से लिखा होता है कि हमें समझ नहीं आती कि इसने लिखा क्या। वो वहाँ पे लिख देते हैं कि जी आपका जो फंक्शन है ना, वो ऑलवेज या तो बराबर होता है इसके, या फिर ज़्यादातर लिखा होता है जो बच्चों को समझ नहीं आता कि सी हो जाता है कांस्टेंट और जी एन। तो इसको समझने का यार बड़ा ही अच्छा आसान सा हल है। मैं इसको आपको मैथमेटिकली लिख देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये इस्तेमाल असल में कहाँ पे होता है, इसमें खज्जल ख़राबी किस चीज़ की है। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास एक फंक्शन है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास जो एफ एन है ना, एफ एन, ओहो, जो एफ एन है वो है जी, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 2n2 प्लस n, क्योंकि ये मोस्टली कॉमनली यूज़ होता है तो हम इसको, मैं उसी में रहूँगा। अच्छा जी, और मेरे पास अब जो सी है वो क्या है, वो बाद में डिसाइड करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं सी ले लेता हूँ 3, रैंडम नंबर, लेकिन लेना बड़ा है, 3 4 5 जो भी लेना चाहें। और जो मेरा जी एन होता है ना, वो मैंने लेना है, आप सोच लें मैं ले लेता हूँ सबसे बड़ी पावर जो मेरी यहाँ पे है n2। अगर यहाँ पे n3 होता है, n4 होता तो मैं वो लेता। आपने करीब तर लेना है, अटरमोस्ट यानी कि एटमोस्ट सबसे बड़ी पावर पकड़नी है, क्योंकि हम बिग ओ को देख रहे हैं। और ये मेरा हो जाएगा सी, और ये मेरा हो जाएगा जी एन। ठीक है। अब मेन चीज़ें तो हमें समझ आ गई कि यार चीज़ ने ऐसे चलना है। अब असल चीज़ क्या है कि इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और समझते हैं कि ये यूज़ क्यों होता है। तो फ़र्ज़ करें मैं पुट कर देता हूँ n को 4, तो क्या होगा देखते हैं, क्या मेरी ये जो कंडीशन है ये पूरी आएगी कि हमें बातें ही हैं। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक जगह तो मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा आपको 36, और इधर मिल जाएगा आपको समथिंग 42 या 48, आई थिंक सो 48। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ 4 4 16, हाँ 48। तो मेरी तो बात पक्की प्रूफ होगी कि हाँ भाई ये कंडीशन ऐसे ही है और ये ऐसे ही चलता है, तो डैट इज़ कॉल्ड बिगो। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें बिगो समझ आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज समझना भी कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने ये समझा क्यों, ये आगे जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक 2 3 टॉपिक आएंगे ना, तो ये उसके अंदर इस्तेमाल होगा। अब इसका इतना ही काम है, लोग इसको बड़ा बड़ा चौड़ा कर देते हैं, ये है वो है ये वो, कुछ भी नहीं है, 5 मिनट की चीज़ है। आपको कैलकुलेशन भी समझा दी, सिंपल भी समझा दिया। अब वो जिस तरह मर्जी इसको लिख ले, एफ एन ग्रेड लेस दैन इज इक्वल टू जी एन लेस दैन फलां, सी इज लेस दैन के, कॉन्स्टेंट है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे ना एक कॉन्स्टेंट लगा लें कि जी इससे पीछे फ्लक्चुएशन है, तो कोई मायने नहीं रखता, जो ही वैल्यूज़ बड़ी होंगी तो ही कोड मायने रखता है। तो बस ये टोटल ग्राफ है। अब आपको जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर लें, आपकी ज़ाती चॉइस है। ठीक है। अब हम चलते हैं बिग ओ के बाद, अब हम चलेंगे
बिग ओमेगा की तरफ या बिग थीटा पहले देख लें, लेकिन मैं तो रिप्रेजेंट कहूँगा कि आप बिग ओमेगा ही देखें क्योंकि वो समझना आसान है। अच्छा, अब बिग ओमेगा क्या कहता है? बिग ओमेगा भी सिंपल उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। चले हम लिख लेते हैं जिस तरह हमने उसको लिखा था, बिग ओमेगा, और इसका साइन समथिंग लाइक ऐसे होता है। इसका जो ग्राफ है, सॉरी थोड़ा सा रफ बन गया, लेकिन चलें सेम पैटर्न पे चलेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ का फ़र्क आ जाएगा, वो मैं आपको ना करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगी। ये तो हमारी फ्लक्चुएशन होगी। अब इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा चेंज आएगा। अब इस दफ़ा एफ एन ऊपर आएगा क्योंकि हमारा फंक्शन भाई कहता है कि भाई एटलीस्ट इतना टाइम तो मुझे लगना ही लगना है, और जो हमारा सी और जी एन है वो नीचे आएगा। डेट्स ऑल, ये फ़र्क है। अब ये क्या है? ये कहता है जी कि मैं बेस्ट केस सिनेरियो इतना टाइम मैंने लेना ही लेना, मिनिमम तो भाई मुझे इतना देना ही पड़ेगा आपको, इसके बगैर तो मैंने चलना ही नहीं है। मैं कहता हूँ अच्छा यार, इसका मतलब क्या है कि तुम मुझे बताओगे किस तरह का, मैं तुम्हें लिखूँ किस तरह? तो उसने हमें एक तरीका बताया हुआ है कि भाई आप हमें मैथमेटिकली अब आप हमें ऐसे कुछ लिखेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है यार, मैंने तुम्हें लिख लिया ऐसे, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ठीक हो? तो वो कहता है ठीक है भाई, अगर आपको ज़्यादा मेरे पे यकीन नहीं तो भाई आप दोबारा वही वाला मुझे करके देख लें। मैं कहता हूँ ठीक है यार, वो तो मैं करूँगा ही करूँगा क्योंकि मुझे तो तसल्ली नहीं है। तो चलें जी, कांस्टेंट मैं वही आपके लिए 3 लेता हूँ, और जी एन ऑब्वियसली मैं अब क्या पकड़ूंगा, एन स्केयर पकड़ूंगा कि एन पकड़ूंगा? एन स्केयर पकड़ूंगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमने तो बड़ी वैल्यू को ही हाथ डालना है ताकि हमें सुकून हो जाए। अच्छा जी, अब मैं एन स्केयर पकड़ लिया, अब कांस्टेंट भी मैंने ले लिया कोई 3, चलें 2 कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा इशू क्रिएट ना हो। 2 ताकि करीब करीब हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि जो फ्लक्चुएशन यहाँ क्रिएट होती है वो असल में होती किस तरह। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ डाल देते हैं दोबारा। अब इसमें 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, आपकी चॉइस है। मैं इसमें डाल देता हूँ दोबारा से 2 डाल देते हैं, चलिए 2 ज़रा आसान होगा। 2 टू द 4, 4 टू द 8 होगी। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, ये भी 8 ही होगी और +2 होकर बन जाएगी यहाँ पे 10। तो मेरी बात प्रूफ होगी कि हाँ पे यार होता है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर मैं 3 कर देता हूँ तो क्या होगा? होगा तब भी वही, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, डेट्स ऑल। लेकिन अब यहाँ पे हमने लीस्ट वैल्यू पकड़नी होती है। हम 2 पकड़ते हैं, 3, अब इसमें हम बड़ी वैल्यू में नहीं जा सकते क्योंकि ये हमने मिनिमम बताना ना कि यार मिनिमम 2 लगेंगे ही लगेंगे। अब मैं यहाँ पे मेरा 1 लगेगा, ठीक है, तो मैंने फंक्शन के हिसाब से चलना है। अगर फंक्शन वहाँ पे 4 का होगा तो मैं यहाँ 3 कर लूँगा, 2 हो गया या तो बराबर कर लूँगा या उससे नीचे कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें आपने मोस्ट वैल्यू बड़ी वैल्यू नहीं लेनी, इसमें आपने उसके करीब करीब रहना है इस वैल्यू के, ज़्यादा केसेस में, ठीक है। तो वो जब हम डिटेल में जाएंगे तो हमें और बेहतर तरीके से ये समझ आ जाएगा कि अच्छा यार ये इस तरह चलता है। अच्छा जी, अब हमारा जो थर्ड वन है वो थर्ड वन कौन सा है? तो थर्ड वन यार ऑब्वियसली हमारा थीटा है। अब थीटा का तो आप मसला ही छोड़ देना, वो तो बड़ा ही सिंपल है कि उसका मैं पहले आपको ग्राफ बना दूँ, पहले लिख देते हैं ऊपर कि जी थीटा क्या होता है। जी ये जी हमारा थीटा हो गया। अब थीटा का साइन क्या होता है? वो सर्कल करके ऐसे। अच्छा जी, अब इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा? इसका ग्राफ थोड़ा सा ग्राफ मज़ेदार है, अब वो आपको ग्राफ देख के मज़ा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीच में से तो फ्लक्चुएशन निकलनी है। अब कुछ लाइनें होंगी वो ऐसे ऐसे करके इधर निकल जाएंगी, कुछ होंगी वो ऐसे ऐसे करके इधर निकल जाएंगी, ठीक है जी। अब ये मज़ेदार चीज़ है एक, ठीक है। अब जो यहाँ पे है ना वो कहता है जी एक कांस्टेंट है जी एन के साथ, सॉरी ये लाइन लग गई, और एक कांस्टेंट है 1 है, वो भी कोई जी डॉट जी एन के साथ है, और बीच में जो फंक्शन है ना वो आपका एफ एन है, ठीक है। और इससे पीछे सारी फ्लक्चुएशन थी, ये हमारा एन हो गया, ये हमारा टी हो गया, सेम मेथड। अब इसमें वो कहता है क्या? कहता है जी ये एवरेज केस होता है हमारा। ओके जी, हम मान लेते हैं आपका एवरेज केस होता है। अब इसके अंदर उसको वो लिखता किस तरह? अब बच्चे यहाँ पे ना लिखने में थोड़ा सा घबरा जाते हैं। चलें हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि सबको पता चल जाए जी लिखना कैसे है। ये मैंने C2 लिखा, मेरा कोई जी एन होगा जी। अब एफ एन बड़ा है उससे, हाँ जी बड़ा है उससे, हमेशा ही ऊपर रहेगा। चलें जी, ये मेरा एफ एन हो गया, और एफ एन से बड़ा कौन सा है जी? एफ एन से बड़ा जी हमारा C1 है, और ये उसका G1 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, सिंपल। मैं कहता हूँ जी कि मेरा जो पहला था वो जी ये था,
अब इससे बड़ा क्या होगा, वो जी ये था जी इससे बड़ा। अच्छा जी, और वो जो इससे बड़ा होगा वो क्या होगा, वो जी ये था इससे बड़ा। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लें, देख लें, करके करके देख लेते हैं तसल्ली के लिए। इसमें मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 2 to the 4, 4 to the 8। अच्छा जी, इसमें भी मैं 2 पुट करता हूँ तो पहले तो इसका तो मुझे 8 मिल गया ना, 8 + 2, तो 8 + 2 आई थिंक सो 10। और इसकी बारी आ गई, अब इसमें 2 पुट करता, 2 to the 4, 4 3 the 12। चले, प्रूफ हो गया, ओके हो गया जी। चलो मैं कर ही देता हूँ, उन्होंने कहना बाज़ को होता है कि नहीं समझ आती। ठीक है जी, ये हमारा काम हो गया। अब आपको ना एक ग्राफ देखने को मिलता है। चले मैं इसकी ना एक और मिसाल आपको देता हूँ, आप तीनों की। आप एक बुक की एग्जांपल ले लें। अब आपने एक बुक को अगर कुछ ढूंढना है बुक में, अगर तो आप बुक को खोलते हैं और आपका पहला पेज ही निकल आता है, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा कि जी फ़ौरन ही निकल गया, तो वो तो हो गया ना एग्जैक्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे, थीटा। और मतलब मिनिमम टाइम उसने कितना लेना, अगर हम बुक को खोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उसके पेज ढूंढना शुरू करते हैं, तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड तक के मैक्स टाइम इतना लगता है जी, बुक का मैंने हर पेज ढूंढा और फलां पेज पे जाके मुझे ये चीज़ मिल गई, तो वो हो गया हमारा बिग ओ। मीन्स कि आपने पूरी बुक को छाना है। अब बिग ओमेगा क्या करेगा, वो मिनिमम टाइम लेगा एक टॉपिक को फाइंड करने में, कि मैंने जी पहला पेज ही खोला, पहले पेज पे मुझे वो चीज़ मिल गई, तो ये जी बिग ओमेगा हो गया। और थीटा क्या है कि यार बुक के कहीं सेंटर में जाके मुझे चीज़ मिल गई है। ठीक है, तो जो ये जो तीसरा कंडीशन है थीटा की, इसमें एवरेज टाइम लगता है, इसको ज़्यादातर लोग एवरेज केस भी कहते हैं, तो आप ये बात याद रखिएगा, ये एवरेज केस भी होता है। और इसके अंदर मतलब इसको एवरेज केस के तौर पर ज़्यादातर लिया जाता है। और बिग ओमेगा कि आप बेस्ट केस सिनेरियो के मैक्सिमम टाइम ये लगेगा, और जो बिग हो गया वो तो वर्स्ट केस है। अब देखें इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये देखें, ये कांस्टेंट हो गया, ये तो ना होने के बराबर ही मिलता है हमें, कोशिश तो होती है कि हम यहीं पे आएँ। ये हमारा शहज़ादा बिग ओ है, और ये क्वाड्रेटिक में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। अब ये लॉग लीनियर कम ही यूज़ होती है, और ये तो वर्स्ट केस है। ठीक है, तो असल काम हमारा सारा इसके साथ होना है। ठीक है, एक ये और एक ये दो मोस्टली यूज़ होते हैं, ये भी यूज़ होता है, लेकिन इन दो के अंदर हमारा सारा कुछ चल रहा है। तो आगे जब हम जाएंगे तो हम इन्हीं दो को सीखेंगे। अब हमारी रहेगी प्रॉपर्टीज़, तो मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमें आपको ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। अच्छा जी, अब पहले मैं लिख लूँ पहले कि कर लें, पहले पहले हम लिख लेते हैं कि जी 3 ही बस लेंगे। पहले हम देखते हैं जी बिगो, या बिगो में बिगो ही पकड़ लेते हैं। पहले तो होगी हमारी बिगो, दूसरी हमारी हो जाएगी बिग ओमेगा, तीसरी हमारी हो जाएगी थीटा। स्मॉल लेना है तो आप चलें, स्मॉल मैं लिख देता हूँ, स्मॉल ओमेगा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, अब पहली जो हमारी बिग ओ है, इसके अंदर हम इसको लिखते थे ना कुछ इस तरह से कि एक फंक्शन है जनाब, वो या तो छोटा या बराबर होगा कांस्टेंट डॉट जी एन के। तो अगर मैं इसको ए कंसिडर कर लूँ और इसको बी कर लूँ तो लिखना ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अब से ए और बी कंसिडर करूँगा इन दोनों को। तो अगर मैंने इसको लिखना हो उसकी जगह, तो मैं कैसे लिखूँगा, एक फंक्शन है ए, वो ग्रेटर दैन या लेस दैन होगा बी के। कितना आसान हो गया लिखना आप। ठीक है जी, थीटा में क्या लिखूँगा, अब आप बताएं, खुद सोच के बताएं कि एक फंक्शन होगा, उसको मैं किस तरह लिखूँगा थीटा के अंदर, कि जी वो बराबर होगा जी एन, और जी एन बराबर होगा एफ एन, और एफ एन होगा उसके आगे। तो ये तो मेरी चॉइस है ना कि मैं इसको ए बी और सी के अंदर ले जाऊँ, और वो मैंने किस तरह लेके जाना है, वो मेरा मसला है। मैं मतलब इसको इस तरह लिख लूँ। अब स्मॉल ओ क्या कहता है, स्मॉल ओ कहता है जी कि ए बराबर होगा बी के और बी बराबर होगा ए के। और स्मॉल ओमेगा क्या कहता है, स्मॉल ओमेगा कहता है कि ए बड़ा होगा बी से। ठीक है, और सॉरी ये मैंने गलत कर दिया ऐसे। ठीक है जी, तो ये तो मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब ये मैंने लिखी क्यों है, असल चीज़ तो ये है ना, तो असल आपने इन तीनों को फोकस करना है, बिग ओमेगा बिग थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना ऊपर नाम लिख देता हूँ कि चलने किस तरह, रिफ्लेक्सिस, रेफ लिख देता हूँ।
अच्छा जी, और एक मैं लिख देता हूँ एस फॉर सिमेट्री, और आखिरी में ले लेते हैं, एक होती है रिफ्लेक्सिव, एक होती है सिमेट्री, और एक होती है ट्रांजिटिव। तो आखिरी ले लेते हैं टी ट्रांजिटिव। तीनों की लाइनें लगा लेते हैं। अच्छा जी, पहले बिग ओ को देखते हैं। बिग ओ क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होगा कि जी इक्वल है, बीच में इक्वल आएगा साइन इनके, तो प्रॉपर्टीज इक्वल हो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो यहाँ भी तो 1 आना चाहिए। क्या ए बराबर है बी के? तो जी हाँ, आप ए बराबर है बी के। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी के तो बी भी ए के बराबर होगा, यानी कि 1 इज़ इक्वल टू 1 हो सकता है। तो ये बस प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ थ्योरी बेस है, इसका पेपर से या अकॉर्डिंग में इतना लेना देना नहीं है। तो जी रिफ्लेक्सिव है, हाँ जी ये है, ये वाली है, बिग ओमेगा भी है, थीटा भी है, और स्मॉल ओ नहीं है, और ये भी नहीं है। बस ये इसका इतना ही काम है। अब सिमेट्री क्या कहती है? सिमेट्री मुझे ये कहती है कि क्या यार ये जो प्रॉपर्टी है, क्या ये अगर ए बराबर है बी के तो क्या बी ए के बराबर हो सकता है? तो नहीं जनाब, नहीं हो सकता। इस केस में तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तो देखें, ए बड़ा है बी से, तो क्या बी बड़ा हो सकता है ए से? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बी ने बड़ा ही रहना है हमेशा ए से, बी कभी ए से छोटा नहीं होगा। यानी कि वो पूछना ये चाह रहा है कि क्या अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी है तो क्या उसको आप ऐसे लिख सकते हैं? तो नहीं जनाब, सिमेट्री में ऐसे नहीं होता, वो एक ही जगह होगा सिर्फ। तो बिगो नहीं है जनाब, बिग ओमेगा नहीं है जनाब। इसमें हो सकता है, देखें ज़रा, ए बराबर है बी के, बी बराबर है ए के, हो सकता है। अगर मैं इसकी वैल्यूज़ पे आ जाऊँ, ऐसे कर लूँ, तो हो जाएगा, ये काम भी चल जाएगा मेरा। ठीक है, इसमें इस केस में पॉसिबल है। ठीक है, अब ये डिटेल में जाके करेंगे किस तरह है, लेकिन फ़िलहाल आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि इसमें पॉसिबल है, और वो इसी तरह का एमसीक्यूज़ पूछता है, इंटरव्यू में भी वो ऐसे ही पूछते हैं। तो आपने इस पर परेशान नहीं होना। अब जो तीसरी है और सबसे अहम है, वो पूछता है कि अगर ए छोटा है बी से, ए बड़ा है बी से, और बी बड़ा है सी से, तो क्या ए बड़ा है सी से ट्रांजिटिव में? तो हाँ यार, बड़ा है ना, तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है? तो हाँ जनाब, ये कंडीशन भी पूरी, ये भी पूरी, और ये भी पूरी। 1 2 3, लेट्स ऑल। अब इनका इतना कोई मसला नहीं है, ये तो आपके सामने आप टेक कर सकते हैं। तो ये जनाब जी वो रॉकेट साइंस प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, इंटरव्यू में कभी इसके बारे में पूछा ही नहीं जाता। उसमें तो सिर्फ बिगो होता है, और उसके बाद डीएसए में यानी कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में और बड़ा कुछ होता है पूछने का। इन टॉपिक्स का काम सिर्फ यहीं तक का है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा।